अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान को रिजेक्ट किया जाता है और इंडिया के साथ मामला तय किए जाते हैं। सिर्फ बांग्लादेश नहीं और बहुत सारी कंट्रीज ऐसा करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज आपको दास्तान बताता हूँ कि कैसे पाकिस्तान में मौजूद इस्राएली नवाज हुकूमत ने ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है। हीरा मंडी वाले इस समय पूरी तरह से ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, सूरत हाल मजीद बदतर होने वाली। चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान ने अमेरिका की लाइन लेकर भारत के साथ सेम पेज पे होते हुए एब्सटेन किया है इस मामले से। पाकिस्तान यूएस के लिए स्पाइंग कर रहा है। देखिए 200 जहाज सर, ये बहुत बड़ा एक फिगर है और सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि मुस्लिम ममालिक से होता हुआ जब हमारे गद्दार जर्नैल भारत के साथ खड़े हो जाते हैं। आंसू गैस के शेल इतने चल रहे हैं वहां पे, कहते हैं कि चेहरा पहचाना नहीं जाता। ताड़ साहब, हमारी डेस्टिनेशन क्या है? दूसरी बात, एक तो मुस्लिम उम्मा की बात ना किया करें। देयर इज नो मुस्लिम उम्मा। ये हमारे लिए एक ऐसे ख्वाब हमने देखा हुआ है। जना सब बात तो कर सकते हैं, एक गाली जड़ी सी कर सकते हैं, मैं तनकीद तो कर सकती हूँ, मैं सवाल तो उठा सकती हूँ, मतलब दुख होता है, तकलीफ होती है, बात तो कर सकते हैं ना, शायद किसी का जमीर झंझोड़ा जा सके। और हमारा देसी नेतन्याहू अमेरिका बैठा हुआ है। ये वक्त है अमेरिका में अपना बूथा दिखाने का। इसका मतलब है वही हुआ जो पाकिस्तान के साथ हुआ। 2 दिन पाकिस्तान पर हमला होता रहा, दुनिया खामोश रही, बिल्कुल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ड्यूरिंग दिस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट भी आप देखें ईरान ने खुलकर आपका साथ नहीं दिया। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि अब हमें नहीं देना चाहिए, हमें तो देना है, हम तो देंगे ब्रदर इस्लामी मुल्क का साथ। मैं जानना चाहता हूँ इनको क्या मिला, क्या है इनको भाई इतना खौफजदा। क्या मोमिन ऐसे डरता है? नाम के साथ हाफिज लगाया हुआ है, सैयद हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, लेकिन खौफ है अमेरिका का। टांगे कांप रही थी, किस तरह से टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था। कैसे ईरान को कंडेम करें, कैसे देखिए हम नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी। खैर भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन फ़िज़ा खान, जिनको आप सब जानते हैं, अब वो अपने पैनल में मुस्लिम उम्मा कर रही थी, लेकिन एक पैनलिस्ट है जो कि हमें आए दिन देखने को मिलते हैं, वो भाई साहब का कहना है कि देखिए मुस्लिम उम्मा जैसा कुछ नहीं रहा। और देखिए मुझे भी यही लग रहा है कि मैं जब से पिछले 10-15 सालों से जब से पाकिस्तान को फॉलो कर रहा हूँ या फिर पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि एक मुद्दे पर सारे के सारे कंट्रीज जो है वो एक पॉइंट पर आ चुके हो। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। किसी भी मुद्दे पर अगर आप देखो मुस्लिम उम्मा में, तो सऊदी का पॉइंट अलग होगा, सऊदी और यूएई मोस्टली एक साइड होंगे, ईरान एक दूसरी तरफ हो सकता है, कतर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, और पाकिस्तान तो दल्ले की तरह घूमता रहता है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। और वो भी खुद को ट्राई करता है कि भाई मैं अपने आप को खुद से सबसे बड़ा मुसलमान बताऊँ, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि उसकी इतनी रिस्पेक्ट है नहीं जिसकी जितनी रिस्पेक्ट अरब कंट्रीज़ की है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। ये बनाया जा रहा है कि हाफिज साहब बड़ी चालाकी से खुद अमेरिका गए हैं ताकि अमेरिका को ये तासुर ना जाए कि पाकिस्तान ईरान के साथ है, यही तासुर जाए कि अमेरिका के साथ है। लेकिन असल में पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में चुपके से अपना एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को पकड़ा दिया है, अपने मिसाइल भी ईरान को पकड़ा दिए और कहा जी अपना पेंट शेंट मार के और आते शाते लिख के और इसराइल की तरफ मार दो। और इसीलिए कुछ मिसाइल वहां गिरे भी, वरना ईरान के पास तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ये वो झूठी कहानियां हैं जो हमें 78 साल से सुनाई जा रही हैं। औकात क्या है मैं आपको वो बताता हूं। ये खबर पढ़े, इंडिया पाकिस्तान ऑन सेम पेज ऑन वोटिंग IAEA's रेजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। आलमी एटमी तवानाई का जो इदारा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कहता है कि ईरान तमाम जो चीजें हैं, लवाजमात है, उसको पूरा नहीं कर रहा। इस पर वोटिंग होती है इस रेजोल्यूशन पे। वोटिंग में क्या होता है? एज पर वोटिंग पैटर्न द रेजोल्यूशन बैक्ड बाय द US एंड यूरोप। ये रेजोल्यूशन अमेरिका और यूरोप लेकर आए। इसको 19 वोट मिले फेवर में, जबकि रूस, चीन और बुर्किना फासो ने इसके खिलाफ वोट दिया। रूस ने, चीन ने और बुर्किना फासो ने खिलाफ वोट दिया कि ईरान कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है या ईरान पूरी तरह से जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहा है। इस पर
चीन, रूस और बुर्किना फासो ने स्टैंड ले लिया, लेकिन 19 countries including the US and European nations supported the resolution, while Russia, China and Burkina Faso voted against. 11 countries including India and Pakistan abstained from voting. कुछ समझ आया? चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान ने अमेरिका की लाइन लेकर भारत के साथ सेम पेज पे होते हुए एब्सटेन किया है इस मामले से। यही वो चीजें हैं, और ये हमले से एक दिन पहले ये रेजोल्यूशन आता है और ये पास होता है कि जी ईरान एटमी मामलात के हवाले से वो पूरा नहीं कर रहा जो लवाजमात जरूरी है। ये मेरे पाकिस्तानियों साजिश थी। इसमें इन लोगों ने ये सोचा कि हम अमेरिका और इसराइल को नाराज ना कर दें, तो ये न्यूट्रल होकर खड़े हो गए। अगर इसके हक में वोट दे देते तो पाकिस्तान में और ज्यादा जलील होते। तो ये ऐसी चित्तर चलाकियां करते हैं। असल में इन्होंने पीठ में खंजर घोंपा। एवरीथिंग इज प्लान्ड मेरे पाकिस्तानियों। इतना इतना हिस्सा भी आलमी ताकतों ने प्लान करके रखा होता है और उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। और हमारा देसी नेतन्याहू अमेरिका बैठा हुआ है। ये वक्त है अमेरिका में अपना बूथा दिखाने का। जब अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान को कुचल के रखने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क है पाकिस्तान में कितनी ज्यादा आबादी है, अहले तशी की जरूरत। हमें सब कुछ सोचना, डायनेमिक सोचने पड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर के। फिर ईरान हमारा हमसाया है जो मुस्तकिल हमसाया, खत्म नहीं हो जाना उसने। जैसे अफगानिस्तान मुस्तकिल हमसाया है। हमने 30-40 साल वहां जंगें करवा के, कभी फेवर में कभी खिलाफ, कभी फेवर में कभी खिलाफ करवा के, और आज देख लें हमने उनको भी दुश्मन बना लिया। ईरान के साथ भी हमारा यही हाल होना। तो हम हैं वो मीर जाफर और मीर सादक जो इस टाइम पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। हमें अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। हमें रूस और चीन के इतना खौफजदा नहीं होना चाहिए था कि हमने अगर वोट दे दिया तो अमेरिका इल्जाम लगा देगा तुम रूस और चीन के साथ खड़े हो। अच्छा अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते। इतना खौफजदा। क्या मोमिन ऐसे डरता है? नाम के साथ हाफिज लगाया हुआ है, सैयद हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, लेकिन खौफ है अमेरिका का। सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। एक मोमिन सिर्फ अल्लाह से डरता है, और इतना खौफ, शर्म आ रही है मुझे ये सारी सूरत हाल देख के। यद्यपि हमारे शहबाज शरीफ साहब ने एक कंडोम उछाला, उन्होंने इजराइल को कंडेम किया ये कह के कि आई कंडोम। बाद में ऑफ कोर्स उसको चेंज कर दिया, लेकिन वो कंडोम वाला जो उनका ट्वीट है वो पूरी दुनिया में वायरल है। ये तो उन्होंने अवश्य किया, लेकिन जब मैटर आया जहाँ पर फॉर्मली कुछ करना था तो भाई साहब चिकन आउट हो गए। और उसके बाद ये पता चल रहा है कि ये पता चल रहा है कि ईरान और पाकिस्तान की ये जो बाउंड्री है, यहाँ पर इनके पूरे एसेट्स डिप्लॉयड है। एसेट्स डिप्लॉयड है मतलब इनके सर्वेलेंस वाले जो प्लेन हैं, आपको पता है कि वो साब वाले और कुछ चाइनीज़ प्लेन हैं, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग वाले, वो सारे के सारे यहाँ पर उड़ रहे हैं। यहाँ, अरे भाई यहाँ क्यों उड़ रहे हो? भारत की तरफ तो अब तुम उड़ते नहीं। भारत ने तो तुम्हारे सारे के सारे प्लेन ग्राउंड कर दिए। भारत ने जब आक्रमण किया तो आपने अपने सारे F-16, अपने सारे F-17 और सारे आपने जितने भी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग वाले जितने भी जहाज़ थे वो सारे के सारे ग्राउंड कर दिए। इस समय ये पूरा यहाँ पर बिजी है कॉरिडोर लगातार। क्यों कर रहे हो भाई? यहाँ से ये US को इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहे हैं। ब्रिक्स समिट अभी ब्राजील में होने वाली है। इस साल जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील की है और जुलाई 6 और 7 को होने वाली है। और उसके अंदर ब्रिक्स के अलावा जो 5 नए मेंबर हैं जिनको ब्रिक्स प्लस बोला जाता है, उसमें UAE है, ईरान है, इंडोनेशिया है, इथियोपिया है और इजिप्ट है। और ये 5 नए मेंबर्स अभी लास्ट ईयर ही हमने देखे थे, उनको इंडक्ट किया गया। और अब ब्रिक्स का जो ग्लोबल GDP में जो स्थान है वो 37% है, 37 to 39% है। जबकि G7 जो वेस्टर्न देशों का एक कंबाइंड नेटवर्क है, उसका जो GDP है दैट इज अराउंड 30%। तो राइट नाउ ऐसा है कि आप देखेंगे कि अमेरिका इज गोइंग टू कीप अ वेरी क्लोज वॉच ऑन व्हाट्स हैपनिंग एट द ब्रिक्स समिट। अभी बताया जाता है कि ब्रिक्स समिट में फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स शी जिनपिंग एक तरह से वो इस बार अटेंड नहीं करने वाले हैं। अब बताया जा रहा है कि
वो इसके लिए अटेंड नहीं करने वाले हैं क्योंकि ब्राजील ने एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्टेट डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इवन आफ्टर द ब्रिक्स समिट ब्राजील में रहने वाले हैं और वो स्टेट विजिट करके वहां पे और भी बहुत सारे करार ब्राजील से करेंगे। आपको मालूम है कि जो ब्राजील के अभी करंट प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, उनका और डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा है और आपने देखा है कि उन्होंने यूएस से एक तरह से फाइट कर चुके हैं और उन्होंने बोल दिया है कि अगर ट्रेड रिलेशंस हम आपके साथ नहीं करेंगे तो हम चाइना के साथ कर लेंगे और इसी के भरोसे वो एक तरह से यूएस से फाइट ले रहे थे। बट चाइना जैसा चाइना है वो हमेशा एन मौके पे धोखा देता है, तो इस बार उन्होंने धोखा दे दी। और जी ने क्या बोला था, जी जिनपिंग ने, क्योंकि हम ऑलरेडी लूला डी सिल्वा को 2 बार मिल चुके हैं, इसके लिए कोई मतलब नहीं है। इसके लिए ये देखेंगे कि चाइनीज प्रीमियर ली क्यांग जो उधर नंबर 2 पोजीशन पे है वो आने वाले हैं। इवन आपने देखा होगा भारत के अंदर जो G20 समिट हुई थी उसमें भी ली क्यांग ही आए थे। तो कहीं ना कहीं जब जी जिनपिंग को किसी मीट को महत्व नहीं देना रहता है तो वो अपने नंबर 2 को भेज देते हैं। और इस बार नहीं आने का रीजन एक ही है कि जी जिनपिंग को लग रहा है कि सारा सेंटर स्टेज मोदी जी को मिलेगा। इसके लिए वो नहीं चाहते कि ओवरशैडो हो जाए, तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है मीटिंग को स्किप कर देते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये स्किप क्यों किया गया। क्या रियल रीजन ये है कि वो मोदी जी से ओवरशैडो हो गए या ये न्यूज बनाई गई है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, चाइना के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चालू हो चुके हैं। इवन मार्क मोबियस ने भी बोला है कि शायद शी जिनपिंग के दिन बहुत कम हो गए हैं और वहां पे एक तरह से शी जिनपिंग के जो आर्मी जनरल्स है उनको पर्च किया जा रहा है, उनको इम्पोर्टेंट पोजीशन से हटा रहे हैं। और यहाँ तक ऐसे हैं उनके जो क्लोज एड थे जैसे वांग यी है, वो एक तरह से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। चाइना के अंदर एक इंटेंस पावर स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि शी जिनपिंग आपको मालूम है सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, फिर चाइनीज मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी है। ये तीनों पोजीशन एक ही आदमी को रहने से चाइना में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चालू हो गए हैं। और इसके लिए जो डेप्यूटी चेयरमैन है चाइनीज मिलिट्री कमीशन के, वो एक तरह से ट्राई कर रहे हैं कि जी जिनपिंग ने जिनको भी अपॉइंट किया है उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई पॉसिबल ट्रांजिशन होता है तो एक तरह से स्मूथ ट्रांजिशन हो। इसके लिए जो उनकी शक्ति है उनको हटाया जा रहा है। और देखिए ऐसा है कि पहले बताया जाता था कि जी जिनपिंग के साथ उनकी स्पाउस भी उनके साथ रहती थी, आजकल वो दिखाई नहीं देती है। और चाइना में स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि उनको एक तरह से नजरबंद भी कर रखा है और बहुत सर्वेलेंस के अंदर उनको भेजा जा रहा है। तो ये भी एक न्यूज है। देखिए अब चाइना के अंदर बताया जाता है कि जो खबर होती है वो एक्चुअली प्लांटेड होती है और जो रूमर्स होती है वो एक्चुअल खबर होती है। तो ये मैंने दोनों पर्सपेक्टिव दे दिया। बट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ब्राजील के जो प्रीमियर है उन्होंने BRI की जो समिट हो रही थी BRI के अंदर, उन्होंने चाइना का BRI रिफ्यूज कर दिया ज्वाइन करने के लिए। आप ये देखेंगे कि इंडिया के अलावा ब्राजील ने भी BRI में ज्वाइन करने से मना कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। तो इस तरह से भी चाइनीज प्रीमियर शायद गुस्से में है, ये मीडिया में फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान हमेशा से बड़ी ताकतें ख्वाहिश करती रही हैं कि इस पर कब्जा करें, क्योंकि वो वैसे ही नक्शे तब्दील करना चाहते हैं पाकिस्तान के, चाहे CIA हो, चाहे रशियंस, पहले सोवियट्स हो, इंडियंस हो। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है उसमें इन तमाम हालात वाक़यात को सामने रखकर एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए।
तो सर क्या ये अगर इस तरह अटैक ईरान पे हो सकता है तो कल को तो ये अटैक पाकिस्तान पे भी हो सकते हैं। असल हदफ ईरान नहीं, असल हदफ पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं ईरान के बाद। जो भी नेतन्याहू का दोस्त है और उसका इत्तेहादी है, वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान का दोस्त और इत्तेहादी नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए सूरत हाल बड़ी एक तो सीरियस हो गई है, तशवीशनाक हद तक ये एस्केलेट हो चुका है मामला, क्योंकि हमें भी अब ये बड़ा फाइन लाइन पर चलना होगा। बिल्कुल कैंपेन चल रही है बाकायदा। जो पिछले 8-10 दिन गुजरे हैं, इसमें इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो डिप्लोमेसी है उसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। सर यही मैं एक सवाल करूंगी कि ये जो GBU-57 जो गया है, इसने कोई ना कोई एयर स्पेस तो ली होगी ना। तो बड़ा स्लोगन है और मैं ये बार बार बोलता रहता हूँ कि बटोगे तो कटोगे। पाकिस्तानी क़यादत ईरान के खिलाफ अमरीकी और इजरायली मंसूबे का हिस्सा है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानियों में कोई जरा रत्ती भर भी शर्म और सेंस ऑफ ऑनर हो तो चुल्लू भर पानी, बल्कि चुल्लू भर पानी क्या, हमें तो डूब मरने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है। पानी का एक कतरा ही हमारे लिए बहुत हो। इन हालात में हमने जो कुछ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बड़ी टाइट रोप है जिसपे हमें चलना है। मुझे ये बहुत हद तक वही लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, सिमिलर स्टेटमेंट जो है उनके, आज मैंने पेंटागन का, उनका वजारत खारजा हाई कमिश्नर उठा के बाहर फेंक दिया। एक तासुर ये आता है हमेशा कि यार हम उस तरीके से एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जिसका दोस्त इजराइल हो, जो इंडिया से प्रेरणा लेता हो, या फिर अगर दूसरा एंगल से देखें तो जिसका दोस्त इजराइल हो और जो प्रेरणा नेतन्याहू से लेता हो, वो दोनों कंट्रीज़ पाकिस्तान को कैसे अपना दोस्त मान सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि कोई रीज़न है ही नहीं पाकिस्तान को दोस्त मानने का। चलिए दोस्ती छोड़िए, ऐसा भी कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ पर इकोनॉमिकल बेनिफिट हो जाएंगे तो यहाँ पर रिलेशन मेंटेन रखते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान तो एक बहाना है। मतलब ईरान को जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका घेर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक बहाना है। सिचुएशन ये है कि उसके बाद पाकिस्तान को मिटाना है। ये कहना है पाकिस्तान के सबसे बड़े पत्रकार जो है हामिद मीर का। पता नहीं मतलब खुद को इतनी इम्पोर्टेंस देना सही में सही है या फिर भाई साहब ने थोड़ा फूक लिया है, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर बात तो यही हो रही है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। मैं बता चुका हूं कि अमेरिका की अहम तरीन पोस्ट जहां स्टेट को रन किया जाता है, इसे चलाया जाता है, इसकी पॉलिसीज तय की जाती हैं, वहां ज्यूस का कब्जा है। अगर सूरत हाल ऐसी है तो फिर जरा गौर फरमाइए कि पहले मैंने कहा है एक जुमला कि असल हदफ ईरान नहीं, असल हदफ पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं ईरान के बाद, अगर पूरी सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा खड़ी ना होगी। हाँ, अगर सारे खड़े हो जाए तो इनके अवसान हता हो सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह रहा जैसे चल रहा है तो फिर तो ईरान की सूरत हाल सामने है। ईरान की हैसियत इस वक्त वही है जो मैदान करबला में काफिला आले रसूल और यजीदी लश्कर, अददी लिहाज से भी, ताकत और दुनियावी ताकत और कुव्वत के लिहाज से भी, और अलाते हरबो जर्ब के हवाले से, तो नतीजा क्या निकला? हो सकता है ईरान का भी नतीजा वैसा ही निकले। आज यानी सोमवार को हंगामी इजलास तलब किया गया है। मुझे ये बहुत हद तक वही लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, सिमिलर स्टेटमेंट जो है उनके, आज मैंने पेंटागन का भी प्रेस जो रिपोर्ट जो प्रेसर हुआ पेंटागन में पीट हेगेसेट ने किया, और उसके बाद जो उनके जनरल साहब के साथ उन्होंने बताया कि कैसे B-22 बॉम्बर्स ने 3 अलग अलग जगहों पे ये अटैक किया, और उन्होंने यूज़ किया बंकर बॉम्ब, तो ताकि वो जो नीचे फैसिलिटी थी उसको वो बॉम्ब कर सके। फिर टोमाहाक जो उनकी प्रिसीजन मिसाइल है वो भी उन्होंने 2 जगह फायर करी है।
और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये वॉर नहीं है या किसी भी तरीके का अटैक ईरान की सेना पे या ईरान के लोगों पे नहीं है। ये स्टेटमेंट है उनका। इट इज इन वर्बैटिम व्हाट ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने प्रेस रिलीज किया था कि हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमले किए हैं, हमने पाकिस्तान की सेना पे या पाकिस्तान के सिविलियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं या एस्टेब्लिशमेंट है वहां अटैक नहीं किया है। सो बेसिकली इंडिया वाज सेइंग दैट वी आर नॉट एट वॉर विद पाकिस्तान, वी आर सिंपली एट वॉर विद द टेररिस्ट। सेम थिंग, एकदम इन वर्बैटिम यही बात कह रहे हैं अमेरिकन डिस्पेंसेशन कि हम ईरान के साथ वॉर नहीं लड़ रहे हैं, हमने ईरान की सेना पे अटैक नहीं किया है, हमने ईरान के लोगों पे अटैक नहीं किया है, हम ईरान के साथ पीस करना चाहते हैं, हम पीस की बात करना चाहते हैं। ये जो अटैक हुआ है ये अटैक खाली उस पीस टॉक को रिसेट करना चाहता था, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो ये थी कि आप न्यूक्लियर वेपन को गिव अप करोगे वंस एंड फॉर ऑल। वो नहीं कर रहे थे वो। So they have said it's not a war. Although anyone would say कि भाई आपने हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक कर दिया तो ये वॉर ही है, लेकिन वो जो अमेरिकन एक्सप्लेनेशन है, जो एक ईरान की हिस्ट्री रही है नॉन स्टेट एक्टर्स को और टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, वो बार बार कासिम सुलेमानी साहब का नाम भी ले रहे हैं, जिसको उन्होंने ट्रम्प साहब के पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में टेक आउट किया था। तो वो ये बार बार कह रहे हैं कि भाई कासिम सुलेमानी ने बहुत सारे अमेरिकन को मारा था, फिर भी हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कासिम सुलेमानी को उड़ाया था, हमने ईरान से वॉर नहीं लड़ा। तो आई थिंक कि ईरान को बैठना चाहिए, एस्केलेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी रिटेलिएशन में आज हाइफा पे और तेल अवीव पे जो अपनी बख्तर करके कोई उनका जो मिसाइल है वो दागे हैं, तो आई गेस उन्होंने बात वो कर ली। देखिए इस सब को अंत में अगर आप ये सोचे, क्योंकि उन्होंने तो देखिए रिजीम चेंज की भी बात नहीं कही, तो खामनेई साहब को सोचना चाहिए कि भाई इस मौके को कैसे हम उठाएं, फायदा उठा ले उसका। अगर क्रोध में काम किया जाएगा, बिकॉज अमेरिका इज वे पावरफुल फकर भाई, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। उनसे पंगे लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, रशिया नहीं खड़ा होगा, चाइना नहीं खड़ा होगा, अरब कंट्रीज तो भूल जाइए, वो भले स्टेटमेंट आपके अमेरिका के अगेंस्ट में देते हैं, मन में अगर 22 अरब स्टेट्स हैं तो उसमें से 19 के, यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, मन में लड्डू फूट रहे कि अच्छा हुआ इनसे जान छूटी। तो मैं ये ईरान की डिस्पेंसेशन से वो करूंगा। मैं अभी आपसे जब बातचीत हुई उसके पहले फकर भाई, मैं जेडी वान साहब को सुन रहा था, एनबीसी पे उनका जो इंटरव्यू था, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि वी आर नॉट एट वॉर विद ईरान, जो हम पाकिस्तान को कह रहे थे। इट इज एग्जैक्टली ऑपरेशन सिंदूर। हम बार बार कहते कि हमारी पाकिस्तान से लड़ाई नहीं हो रही, हम पाकिस्तान के आर्मी पे अटैक नहीं किए हैं, हम पाकिस्तान के सिविलियन इंस्टीट्यूशंस पे अटैक नहीं किया, हम सिर्फ टेररिस्ट को टेक आउट किए। वही बात वो भी कह रहे हैं। उसके बाद तो पाकिस्तान क्या बैठ गया था उसके बाद? उसके बाद जो पाकिस्तान का रिस्पांस हुआ वो इंडिया के अगेंस्ट में था ना। आप तो बिल्कुल हुआ था। और अब अगर मैं ये कहूं कि आप कह रहे कि डायलॉग पे बैठना चाहिए, लेकिन अभी ये जब सारा कुछ नहीं हुआ था, ओमान में बातचीत हो रही थी, टर्की में कुछ इस तरह की बातें हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा जी बिल्कुल, या उन्होंने जो मिडिल ईस्ट में उनकी रेंज में उनकी इंस्टॉलेशन है, इराक उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, कतर बिल्कुल उनके सामने है, यूएई में तकरीबन 13,500 फोर्स डिप्लॉयड है वहां पर, सॉरी तो टर्की में, कुवैत में, ठीक है, इस तरह की 8-10 हजार हर कंट्री। अगर कोई देश टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हवा देगा, प्रोवोकेशन देगा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री उससे नफरत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। भारतीय वजीर आजम ने दरियाए चनाब, जहलुम और दरियाए सिंध पर नए मंसूबों की तामीर की मंसूबाबंदी तेज करने का हुक्म दे दिया है। भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर जल प्रहार किया है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बनने वाले सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। सिंधु नदी का पानी रोकने के बाद ये दूसरा बड़ा फैसला माना जा रहा है। खबरें सामने आ रही हैं कि भारत की तरफ से दरियाए चनाब के पानी को शामिल करने के लिए जस्पा डैम की तामीर जारी है। मोदी हुकूमत की हठधर्मी बरकरार। भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। पाकिस्तान जाने वाला पानी भारत के अंदरूनी इस्तेमाल के लिए मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा प्रेशर में लाने की कि आप ये चीज़ें बंद करें, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स भिजवाना बंद कर देंगे आपको,
हम ट्रेड आपसे, आपकी जो एक्सपोर्ट्स भारत को होती हैं वो बंद कर देंगे। इसका मकसद चिनाब नदी के पानी का बिजली के लिए पूरा इस्तेमाल करना होगा। अब पानी भी रोका गया। अब पता नहीं कि पानी रोका गया, कैसे रोका गया, वो पानी गया तो कहाँ गया। यानी 40,000 क्यूसेक फीट और 5,000 क्यूसेक फीट, 35,000 क्यूसेक फीट का जो पानी है चनाब का, वो गायब है। मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो दरियाए चनाब है वहां पर भारत की तरफ से पानी को रोका गया है और पाकिस्तान को जितना पानी मिला करता था दरियाए चनाब से अब वो नहीं मिल रहा। और रशिया के साथ ताल्लुकात रखते हुए एक चीज को जहन में रखें कि किसी और मुल्क के अंडर प्रेशर ना आए जिस तरह के भारत है। अब इसका जवाब तो मैं कहता हूं कि इंडिया से ज्यादा हमें पाकिस्तान की अथॉरिटी से चाहिए कि एक तो ये कि एक्ट ऑफ वॉर की जब बात की थी तो क्या अब जंग क्या पानी के ऊपर होगी भी कि नहीं होगी। और ये खबर जो है आज सुबह से पाकिस्तान मीडिया जो है वो बता रहा है, दिखा रहा है कि जी भारत की तरफ से पानी के ऊपर रोक लगाने की जो बात की गई। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे पहले हमने इंडस वाटर ट्रीटी को मानने से मना कर दिया था, और उसके बाद अब ये दूसरा कदम आ रहा है कि जो चेनाब नदी है उस पर ये जो हम डैम बना रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो डैम है जिससे बिजली पैदा होगी और इस टाइप के जो यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे दिक्कत तो डेफिनेटली होगी पाकिस्तान को, क्योंकि एक तो कहा यह जा रहा था कि ये जो इंडस वाटर का जो पानी रोकने के बाद 15 से 20% की पानी वैसे ही पाकिस्तान में कमी हो गई थी। अब चिनाब के इस टाइप के सिचुएशन को लेकर या फिर कहे कि ये जो डैम को हरी झंडी देने के बाद पाकिस्तान में और तंगी होने वाली है पानी की, और इस टाइप की सिचुएशन में पाकिस्तान के पास तो ऐसे कोई डैम्स है नहीं जिससे अगर मान लीजिए 1-2 महीने के लिए अगर पानी नहीं मिलता है पाकिस्तान को तो कैसे भी करके यहाँ पर वो जो है अपना काम गुजारा कर लेगा। उसके पास कोई ऐसी फैसिलिटी है नहीं और ना ही कोई ऐसा विजनरी लीडर आ रहा है जो इसको सोच रहा है। ठीक है, अब दिक्कत आना शुरू होने वाली है जो बढ़ोतरी होती जा रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ वो है जी पानी के हवाले से जो एक सिस्टम है, एक ट्रीटी हुई थी 1960 सितंबर में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जुल्फ़िकार बल्कि वो अयूब खान एडमिनिस्ट्रेटर थे पाकिस्तान के और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, और उसका जो मीडिएटर था वो वर्ल्ड बैंक था। ये सारा कुछ तो हुआ, लेकिन अभी जो रिसेंटली हमने इसके हवाले से बातें सुनी तो कहा गया कि जी इंडिया हमला करने वाला है और अगर इंडिया ने हमला किया तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया ने तो खैर हमला अभी तक नहीं किया, कब हमला करता है या नहीं करता ये तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ की फोर्सेस को पता होगा, या फिर वहाँ की आवाम भी चाह रही थी कि यार पाकिस्तान को थोड़ा सा सबक सिखाया जाए और हमला किया जाए। लेकिन इस वक्त मकसद जो है वो हमला होना या ना होना नहीं है। जब होना होगा हो जाएगा, जब नहीं होना होगा नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान ने एक बात की थी कि अगर पाकिस्तान के पानी को रोका गया तो इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जबकि उन्होंने इस एक्ट ऑफ वॉर को स्टार्ट किया है चनाब में, जो ऑलमोस्ट 40,000 क्यूसिक फीट जो पानी है वो नॉर्मल इन डेज में चल रहा होता है डाउन स्ट्रीम, लेकिन वो 5,000 समथिंग जो क्यूसिक फीट है उस पे आया। और ये बाकायदा, ये मैं कोई इंडियन न्यूज़पेपर या इंडियन न्यूज़ वेबसाइट या इंडियन टीवी चैनल की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान के सारे मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि चनाब का जो दरिया है वो खुश्क हो गया। अच्छा, हमें ये कहा गया कि जी एक तो एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, दूसरी बात ये कही गई कि इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ये पानी रोक सके। यानी उनके पास इस वक्त रिजर्वायर का जो एक डैम्स है या कोई ऐसी चीजें हैं वो नहीं है जिसकी वजह से इस पानी को फौरी नहीं रोका जा सकता। ये हमने सुना, हमारे लोगों से हमने सुना
हमारे जो ऊपर बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या बाकी लोग हैं, उनसे हमने ये बात सुनी। अब पानी भी रोका गया। अब पता नहीं कि पानी रोका गया, कैसे रोका गया। वो पानी गया तो कहाँ गया, यानी 40,000 क्यूसेक फीट और 5,000 क्यूसेक फीट, 35,000 क्यूसेक फीट का जो पानी है चनाब का, वो गायब है। अब इसका जवाब तो मैं कहता हूं कि इंडिया से ज्यादा हमें पाकिस्तान की अथॉरिटी से चाहिए कि एक तो ये कि एक्ट ऑफ वॉर की जब बात की थी, तो क्या अब जंग क्या पानी के ऊपर होगी भी कि नहीं होगी? क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जज्बाती किस्म की बातें बहुत है। वैसे तो दोनों साइड पे है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उधर नहीं है, लेकिन हमारे एक्स सर्विसमैन जो है, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल्स, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी अगर हमें इजाजत दी जाए तो हम कश्मीर के रास्ते जो है इंडिया में दाखिल हो जाएंगे। ये आज की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा यार ये लोग तो चलो अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, अच्छी बुरी जैसे भी दी हैं। अब 6-6.5 लाख हमारे पास फौज मौजूद है, इनकी क्या जरूरत पड़ी हुई है? चलो अगर वो कहते हैं, लेकिन होता ये है ना कि तंदूर जब गर्म हो ना तो रोटियां सेकी जाती हैं। तो इन्होंने भी कहा कि यार चलो इतने सारे फायदे हमने उठाए हुए हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और 10 लोग थे, मैं तो नहीं जानता सबको, कुछ इसलिए थोड़ा बहुत फेमिलियर फेसेस थे, 1-2 शायद की, जो टीवी पे आते हैं और एनालिसिस करते हैं। अब यही लोग 2-4-6 दिन पहले तो एनालिसिस कर रहे थे टीवी पर बैठकर और बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब वो बातें जो हैं उसका क्या हुआ? उसका जवाब मेरे ख्याल में इन लोगों को देने की बड़ी सख्त जरूरत है। लेकिन ये भी कोई बताए कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर जो एक्सपर्ट्स और साबिक फौजी अफसरान बैठ के बार बार बावर करा रहे थे और हम यकीन भी कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर ही नहीं सकता, इनको कोई जवाबदेह ठहराएगा? लीजिए दरिया खुश्क हो गए, अब क्या करें? क्यों झूठे दावे करते हो? अक्ल फहम के साथ साथ अपना मुकदमा क्यों बनाते हो और हैश करते हो, पेश करते हो? जज्बातियत और बड़कों के जरिए अपने लोगों को क्यों बहकाते हो? 4 दहशतगर्द जब अमेरिका जैसी कुव्वत को चैलेंज करते हैं तो बड़के नहीं मारता, मुकदमा बनाता है, जवाज बनाता है और दुनिया को बताता है कि हम खतरे में हैं, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ जज्बाती बातें बहुत ज्यादा होती हैं। ओ जी ये आए तो हम इनका ऐसे कर देंगे। वो जो एक वो लाल टोपी वाले हैं ज़ैद हामिद, ओ जी मैं तो जाकर इंडिया में दाखिल हूँ,